सो वेलकम अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने समझ लिया है कि फिजिक्स में 11वीं 12वीं की फिजिक्स में हम लोगों को 5 ब्रांचेस पढ़नी होती हैं। ठीक है, उनमें से एक ब्रांच है मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स ब्रांच में 3 सब ब्रांचेज होती हैं, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ये सभी आप लोगों को पता है। स्टैटिक को हम लोग स्टार्टिंग में नहीं पढ़ेंगे, उसको डायनामिक्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स से। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि क्यों हम लोग काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, काइनेमेटिक्स में क्योंकि मोशन के बारे में पढ़ना है, इवन पूरे ओवरऑल मैकेनिक्स में मोशन के ही बारे में पढ़ना है, तो मोशन क्या होता है इसको अभी आज डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने मोशन के टाइप्स पढ़ लिए थे कि मोशन के 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, क्या कन्फ्यूज़न उसमें होता है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनको याद रखने के लिए या समझने के लिए वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में जो मेन फोकस है दैट विल बी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। एक ये समझेंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ना तो कोई चीज़ एब्सोल्युटली रेस्ट में होती है, ना वो एब्सोल्युटली मोशन में होती है। मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जैसे ये मेरे हाथ में चोक है, देन एंड मान लो कि मैं अपने हाथ को ऐसे ही रखे हुए हूँ, इसको मैं हिला नहीं रहा हूँ। ठीक है, इवन देन इफ़ आई विल आस्क यू कि ये जो चोक है ये रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, वॉट एवर यू विल द आंसर यू विल गिव, इट इज़ राइट एंड इट इज़ रॉन्ग एज वेल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे आप बोलोगे कि ये रेस्ट में है, ठीक है, तो भी आप गलत हो और सही भी हो। ठीक है, और आप बोलोगे कि ये मोशन में है तो भी आप सही हो और गलत भी हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग से फिनोमेना है कि आप किसी भी चीज़ के मोशन के बारे में कम्प्लीटली श्योर नहीं हो सकते। और श्योर होना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट हम लोगों को डिफाइन करना होता है। तो वो कैसे करते हैं, क्या कन्फ्यूज़न है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो कि एग्जाम्पल में, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसको थोड़ा सा बारीकी से देखना है, क्योंकि ये फिजिक्स है। ठीक है, इन जनरल आमतौर पे हम लोग जैसा मर्जी बोल लें, बट इन फिजिक्स वी डू हैव टू डिफाइन द थिंग्स। ठीक है, सेकेंड थिंग दैट वी विल सी इज़ कि जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग मोशन या रेस्ट को डिफाइन करते हैं उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है और क्या यूज़ है इसका, और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये दो जो मेन टॉपिक्स हैं इनको हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ये काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। और अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको देख रहे हो तो आप लोग मान सकते हो कि दिस इज़ चैप्टर 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी। तो अब इसमें हम लोगों को एक तो देखना है कि व्हाट इज़ रेस्ट, राइट, एंड व्हाट इज़ मोशन। कि कब किसी चीज़ को हम लोग कम्प्लीटली रेस्ट पे बोलेंगे और कब किसी चीज़ को मोशन में बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल लेने के लिए या इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ पे हम लोग एक रूम एज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस रूम में बैठ के आप लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, जस्ट इमेजिन दैट रूम इज़ ऑन द अर्थ। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया। ठीक है, अर्थ। ठीक है, अब यू आर इन द रूम। मान लेते हैं कि आपके फ्रंट में कोई एक टेबल भी है और इस टेबल पे कोई बुक रखी हुई है। ठीक, तो दिस इज़ द बुक। ठीक है, दिस इज़ द टेबल एंड दिस इज़ द रूम एंड दिस इज़ यू, और ये अर्थ है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वेदर द बुक इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। ये जो बुक है ये रेस्ट पे है या मोशन में है? तो आप बड़ा ऑब्वियस सा जवाब दोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपसे ही पूछ लूँ कि जैसे आपके रूम में कोई एक बुक रखी हुई है, कोई भी एक चीज़ हो, चेयर हो या कुछ दूसरा चीज़ हो। ठीक है, तो वो आप बताओ कि वो रेस्ट पे है, वो रुकी हुई है, या मोशन है, वो मूव कर रही है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसे मैंने से एक क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा फॉर एग्जांपल कि ये जो बुक है वेदर दैट बुक इज़ एट रेस्ट और इट इज़ इन मोशन। देन इफ़ यू गिव योर आंसर दैट इट इज़ एट रेस्ट, क्योंकि ये यहीं रखी हुई है, आपने सुबह से देख रहे हो। ठीक है, ये बुक यहीं रखी हुई है, तो आप बोलोगे कि ये बुक रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, टेबल रूम में है और रूम अर्थ के ऊपर है, और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। ठीक, अर्थ जो है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो अगर अर्थ पूरी की पूरी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो रूम है ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। रूम के साथ साथ आप भी रिवॉल्व करोगे, ये टेबल भी रिवॉल्व करेगी और ये बुक भी रिवॉल्व करेगी। तो एग्जैक्टली या इन रियलिटी दिस बुक इज़ इन मोशन। ठीक है, तो ये बुक रेस्ट पे नहीं है, ये बुक मोशन में है। ठीक, तो लेकिन आप कहोगे जैसे मैं सुबह से देख रहा हूँ ये बुक कहीं जा ही नहीं रही है, तो ये आंसर भी सही है कि बुक रेस्ट पे है। लेकिन अगर हम लोग सन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सन के अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर अर्थ रिवॉल्व करेगा तो उस पर रहने वाले हर ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा। ठीक, और इवन रिवॉल्व ही नहीं करेगा, आपको ये भी पता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे रोटेट भी कर रही है, तो ये रोटेट भी करेगा। तो ये रोटेट भी कर रही है अर्थ और ये रिवॉल्व भी कर रही है, तो इट इज़ नॉट एट रेस्ट, इट इज़ इन मोशन। तो जैसे ये बुक है ये आपके लिए रेस्ट पे है, लेकिन सन से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये मोशन में है। तो
तो ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स कि देयर इज़ नथिंग इन द यूनिवर्स विच इज़ एट एब्सोल्यूट रेस्ट और विच इज़ इन एब्सोल्यूट मोशन। मतलब कोई भी चीज़ सिर्फ रेस्ट पे ही है, कोई भी उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, वो उसको रेस्ट पे ही दिखेगी। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कोई भी ऑब्जर्व करे और वो कहे कि ये रेस्ट पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसको कोई भी ऑब्जर्व करे, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी, और वो सब मिलकर के बोले कि नहीं ये तो मूव कर रही है, ठीक है। तो ना तो कोई ऐसी चीज़ है जो एब्सोल्यूट मोशन में है, जो सबके लिए मोशन में है। हर चीज़ किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए मोशन में होगी और किन्हीं के लिए मोशन में नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही रेस्ट है, हर चीज़ किसी न किसी के लिए रेस्ट पे होगी और वैसे ही किसी न किसी के लिए मोशन में होगी। तो ये जो रेस्ट है और मोशन है, किसी भी चीज़ का रेस्ट या मोशन में होना, वो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा? तो जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, वो देखने वाले पे डिपेंड करेगा कि जो किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग अगर मोशन के बारे में स्टडी करें तो उसको कहाँ से देखा जा रहा है। तो जहाँ से देखा जाएगा दैट विल डिपेंड एंड अकॉर्डिंग टू डैट द मोशन और द रेस्ट स्टेट ऑफ द बॉडी विल बी डिफाइंड कि वो जो बॉडी है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। इसलिए एक स्टेटमेंट याद रखना है फिजिक्स में, ठीक है, दैट रेस्ट, ठीक है, एंड मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिलेटिव टर्म, ठीक है, रिलेटिव टर्म। There is no object, second point, there is no object in the universe, ठीक है, which is at absolute rest। absolute rest का मतलब है हर किसी के लिए rest और in absolute motion, absolute motion। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ द जनरल बेसिक प्रिंसिपल कि जो चीज़ आपके लिए रेस्ट पे हो वो किसी भी किसी और दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख के इस प्रिंसिपल को इंश्योर करेंगे। बट दीज टू प्रिंसिपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फिजिक्स। पहला कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, इस बात का जो क्लैरिटी है वो तब आएगी जब हम लोगों को ऑब्जर्वर का पता होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर किस स्टेट में है, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोई चीज़ या जिस चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक। सो दीज आर द जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ ना तो कम्प्लीटली रेस्ट में है ना कम्प्लीटली मोशन में है, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है, पहली बात तो ऑब्जर्वर बताएगा कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए सेम चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन में भी। जैसे हम लोगों ने बुक का एग्जांपल लिया था, अर्थ से देखने पे रेस्ट में थी और अगर सन से देखेंगे तो मोशन में थी, ठीक। तो कैसे कोई ऑब्जर्वर ये डिफाइन करेगा कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, उसके लिए वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट पहले डिफाइन करेगा, ठीक है। तो जो एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसके लिए, दैट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। क्या मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर समझते हैं इसको, ठीक। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो ये रोड है, ठीक, और रोड के किनारे एक पेड़ लगा हुआ है और पेड़ के पास आप रुके हुए हो। यहाँ एक बस भी है और बस में कुछ लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बस है वो इधर की तरफ मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक। इतना तो सभी को पता होगा क्योंकि 9th-10th में पढ़ के आए हो। और इसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। जैसे मान लेते हैं इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर ए, इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर बी, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों मिलके ए और बी मिल करके ये सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? अच्छा, सी इस ए के पास भी और इस बी के पास भी अपनी अपनी वॉच हैं, ठीक है, और मीटर स्केल्स हैं। तो वॉच भी है और मीटर स्केल्स भी हैं। वॉच में क्या करेगा, ये टाइम देख लेगा, ठीक है, और ये भी अपना टाइम देख सकता है, और इसके पास मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से डिस्टेंसेस मेजर कर सकता है। तो ये क्या करेगा, ये अपने से हमेशा जो भी डिस्टेंस मेजर करेगा अपने से मेजर करेगा, जिस भी चीज़ की करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये ए और बी मिलकर के सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये यहाँ से अपना स्केल रखेगा और यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज़ x1, ठीक है। इतना समझ में आता है, ठीक। अब ये देखेगा, अच्छा इसका जो मीटर स्केल है ये इस तरीके का है कि ये जैसे जैसे सी आगे बढ़ेगा तो ये मीटर स्केल अपने आप से चेंज होता जाएगा, ठीक है, ये रीडिंग बताते जाएगा इसको। अच्छा, वैसे ही जैसे ये बी है, इसके पास भी अपना मीटर स्केल है और क्लॉक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से
इस सी का डिस्टेंस मेजर कर लेगा, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज x2। तो दोनों के दोनों मिलकर के सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, ये बस अभी आगे की तरफ चल रही है, तो बस में बी भी बैठा हुआ है और सी भी बैठा हुआ है, ठीक है। ये अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। तो ये पूरी जब बस आगे बढ़ेगी तो बी भी आगे बढ़ जाएगा, सी भी आगे बढ़ जाएगा और दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस से आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो ग्राउंड पे रुका हुआ है ए। अच्छा ठीक है, इसके लिए बी भी आगे बढ़ेगा और सी भी आगे बढ़ेगा। तो थोड़ी देर के बाद विद टाइम, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस सी की, यहाँ से ए से जो डिस्टेंस है ये धीरे धीरे चेंज होगी, वेरी करेगी और ये बढ़ जाएगी, ठीक है। सो मान लेते हैं कि फॉर ए द पोजीशन, इसको बोलते हैं पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ऑफ सी विल चेंज विद टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ सी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, ठीक। वैसे ये सब बी के लिए क्या होगा, फॉर बी इस सी की पोजीशन, क्योंकि दोनों के दोनों आगे बढ़ रहे हैं बस में, ठीक है, तो जितना बी आगे जाएगा उतना सी भी आगे चला जाएगा। तो ये जो x2 डिस्टेंस है ये चेंज टाइम के साथ नहीं करेगी। तो फॉर बी द पोजीशन ऑफ, ठीक है, पोजीशन ऑफ सी विल नॉट चेंज, ठीक है, विद टाइम। तो हम लोगों ने रेस्ट और मोशन को कैसे डिफाइन करना है, तो अगर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है, देन द ऑब्जर्वर विल से दैट द ऑब्जेक्ट और द पर्सन विल बी इन द मोशन। तो सी, ये जो सी है ये ए के रेस्पेक्ट में तो मोशन में है, क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है। लेकिन इस बी के रेस्पेक्ट में ये जो ए सी है इट इज़ एट रेस्ट। सो सेम पर्सन सी, ठीक है, ये ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। तो एक ही आदमी है लेकिन दो अलग अलग ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में इसका स्टेट ऑफ मोशन अलग अलग है, ठीक है। एक के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है और दूसरे के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट पे या मोशन में बताने के लिए पहले ये देखोगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है। फिर ऑब्जर्वर अपने यहाँ से इसकी पोजीशन मेजर करेगा और ये नोटिस करेगा कि इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर करेगी देन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और द पर्सन विल बी इन द मोशन, और अगर नहीं करेगी तो उसको रेस्ट पे बोल देंगे। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ए के लिए जो सी है इट इज़ इन मोशन, ठीक है, और बी के लिए जो सी है इट इज़ एट रेस्ट, ठीक। और यहाँ से रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो रेस्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, रेस्ट को कैसे लिखेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट फॉर एन ऑब्जर्वर, ठीक है, इफ़ इट्स पोजीशन इज़ नॉट चेंजिंग, ठीक है, नॉट चेंजिंग विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें टाइम भी मैटर करेगा, ऑब्जर्वर भी मैटर करेगा, ठीक है। ऐसे इसे मोशन को कैसे डिफाइन कर देंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन में कहलाएगा, द ऑब्जेक्ट इज said to be in motion with respect to for an observer in motion for an observer. The object is said to be in motion for an observer if its position is changing, right, with time with respect to the observer, ठीक। तो जैसे इस C की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है टाइम के साथ साथ, तो C A के लिए मोशन में होगा, लेकिन इस B के लिए जो C है इसकी पोजीशन क्योंकि चेंज नहीं कर रही है टाइम के साथ, देन दिस C विल बी एट रेस्ट फॉर B। तो सेम पर्सन है, इसके लिए मोशन में है और इसके लिए रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे है या मोशन में है, तो आंसर होगा दोनों में है, ये रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। तो किसके लिए रेस्ट में है, बी के लिए, और किसके लिए मोशन में है, ए के लिए। तो कौन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए आप लोगों को पहले ऑब्जर्वर पूछना है। जैसे आपसे कोई भी पूछ ले कि ये जो चौक है वो रेस्ट में है मोशन में, तो आप कहोगे दोनों में। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप कहोगे मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। और मैं कहूँ कि सन के रेस्पेक्ट में बताओ, तो आप कहोगे ये फिर मोशन में है। मैं कहूँ कि मून के रेस्पेक्ट में बताओ, तो फिर ये मोशन में है, ठीक है। तो ये चौक रेस्ट में भी है और मोशन में भी है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं। अच्छा, उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग
इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि इससे हम लोगों को कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल स्टडी करने में हेल्प मिल जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या करेंगे पहले इसको देखते हैं। अच्छा देखो, इसने डिस्टेंस मेज़र किया, ठीक, ये तो स्ट्रेट लाइन में था तो ईजी था थोड़ा, ये प्लेन में भी हो सकता था कोई भी मोशन, या स्पेस में भी हो सकता था। तो उन हर तरीके के मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए है ये अपने साथ ना 3 एक्सेस एज्यूम करेगा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी ने पढ़ा हुआ है ना, तो वैसे ही ये क्या करेगा, ये अपने से 3 एक्सेस अटैच कर लेगा इस तरीके का। ठीक है, तो ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। तो ये इसने ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये अपने साथ अटैच कर लिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए जाएगा उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट होगा। मान लो ग्राउंड पे है तो अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रेस्ट पे है, तो इसलिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ठीक है, ये जो सेट ऑफ एक्सेस हैं ये भी रेस्ट पे होगा। ठीक है, जब ये ए मूव करेगा तो ए के साथ साथ ये भी मूव करेगा। ठीक है, मान लो ए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक, मान लेते हैं, तो ये पूरा पूरा जो सेट ऑफ एक्सेस है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ ए जाएगा उसके साथ साथ ये पूरा पूरा फ्रेम शिफ्ट करेगा, याद रखना है, मूव करेगा। ठीक, अच्छा ए के पास एक क्लॉक भी है, मान लो एक क्लॉक भी है। ठीक, तो ए जैसे जैसे हम लोग मोशन की बात करेंगे तो मोशन में स्पेस और टाइम इन दोनों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्पेस को मेज़र करने के लिए इसने सेट ऑफ एक्सेस बना लिया, हर सेट ऑफ एक्सेस पे कुछ स्केल्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता भी है। और इसने टाइम मेज़र करने के लिए क्लॉक लिया हुआ है। तो इसके पास 2 एबिलिटी हैं कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता सकता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दीज 3 एक्सेस, और ये उसका टाइम बता सकता है, या टाइम के साथ उसको ऑब्जर्व भी कर सकता है। तो कोई भी ऑब्जर्वर होगा उसके साथ हम लोग ये सेट ऑफ एक्सेस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर देंगे। ठीक है, अच्छा इन्हीं सेट ऑफ एक्सेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक, इन्हीं सेट ऑफ एक्सेस को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे ये जब बी ऑब्जर्व करेगा तो ये अपने साथ ऐसे ही सेट ऑफ एक्सेस एज्यूम कर लेगा। ठीक, ऐसे ही सेट ऑफ एक्सेस, मान लो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, और इसके पास एक क्लॉक भी है। ठीक, तो जैसे ही कोई भी ऑब्जर्वर, जैसे मैं इस पूरे चैप्टर में या पूरे मैकेनिक्स में कभी भी ऑब्जर्वर की बात करूं, ठीक, तो उस ऑब्जर्वर के पास 2 चीज़ें हमेशा होती हैं, एक तो सेट ऑफ एक्सेस इस तरीके के, और दूसरा उसके पास एक क्लॉक होती है टू मेजर द टाइम। ठीक, तो हर ऑब्जर्वर अपने साथ कुछ सेट ऑफ एक्सेस एक्स वाई जेड इसको और एक क्लॉक को रखेगा टू मेजर द स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ एक्सेस, set of coordinate axes ठीक है, attached to an observer with clock to measure the space and time coordinate, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं कि कोई भी मान लो जैसे कोई एक बस है और वो मूव कर रही है। ठीक, तो वो मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल इस रास्ते पे मूव कर रही है, अभी यहाँ है, फिर वो थोड़ी देर के बाद यहाँ आ रही है, और आप थोड़ी दूर, यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ खड़े हुए हो और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपने साथ इस तरीके के 3 एक्सेस बना लोगे, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। आपके पास एक क्लॉक भी है जिससे आप लोग टाइम मेज़र कर लोगे। तो आप क्या करोगे, इस बस का ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाई कोऑर्डिनेट, और अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट भी, ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट मेज़र करोगे और ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं कि नहीं। जैसे इस वाले केस में था, इसने ऐसी सेट ऑफ एक्सेस बनाई और यहाँ से ये एक्स कोऑर्डिनेट मेज़र किया, ठीक है, सी के लिए। ऐसे इसने भी एक्स वाई जेड एक्सेस बनाई और सी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट मेज़र किया, और दोनों ने ही ये ऑब्जर्व किया कि इसके रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, देन वी विल से दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, वो मोशन में होगा। फॉर एग्जांपल ये बस चल रही है इस डायरेक्शन में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ ना, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है या बस है जो भी है ये मूव कर रही है, क्योंकि कम से कम एक कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हुआ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई भी ऑब्जर्वर फिजिक्स में, कोई भी ऑब्जर्वर अगर आप उसकी बात करोगे तो उसके पास सेट ऑफ एक्सेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस सेट ऑफ एक्सेस की मदद से वो इसके डिस्टेंसेस मेजर कर पाएगा, स्पेशियल मेजरमेंट्स कर पाएगा। ठीक है, स्पेस में जो मेजरमेंट्स होती है, डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर पाएगा, और इसके पास क्लॉक भी है तो क्लॉक से ये टाइम मेजर कर पाएगा। ठीक, जैसे अभी ये यहाँ है तो किस टाइम है, फिर यहाँ है तो किस टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, दिस ही और शी कैन मेजर बाय यूजिंग हिज और हर क्लॉक। ठीक, तो ये याद रखना है। तो एक तो रेस्ट और मोशन का क्या मतलब है वो हम लोगों ने समझ लिया।
ठीक, कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में होती है, ना वो एब्सोल्युटली मोशन में होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मोशन एंड रेस्ट इज़ द रिलेटिव टर्म, और रिलेटिव का क्या मतलब होता है, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई चीज़ रेस्ट पे होगी या मोशन में होगी। वो हमेशा हर किसी के लिए ना तो रेस्ट में हो सकती है ना मोशन में हो सकती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन या स्टेट ऑफ मोशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स मैंने बताए थे उसको याद रखना है। दूसरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या यूज़ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा एक ऑब्जर्वर के साथ अटैच होता है। उसमें सेट ऑफ एक्सिस होंगी और एक क्लॉक होगी। ठीक है, सेट ऑफ एक्सिस से पोजीशन मेज़र की जाएगी और क्लॉक से टाइम मेज़र किया जाएगा। तो पोजीशन और टाइम के मेजरमेंट के लिए हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ करते हैं। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी नहीं है, एक सेट ऑफ एक्सिस है जो कि हम लोग ऑब्जर्वर के साथ अटैच करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो बाहर के जितने भी पेड़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आते हैं। क्यों आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जैसे ये कोई ट्रेन है, ठीक है, उसका एक सिर्फ मैं कोच ले रहा हूँ। ठीक, इस कोच में बहुत सारी विंडोज़ हैं और उन्हीं के थ्रू आप बाहर देखोगे फॉर एग्जांपल। ठीक, अब ये जो ट्रेन है वो मान लेते हैं किस डायरेक्शन में चल रही है, वी वेलोसिटी से, और आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। ठीक, तो आप लोग यहाँ बैठे हो और बाहर यहाँ कुछ पेड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ पेड़ हैं मान लेते हैं, और इन पेड़ के कुछ नाम है जैसे ABCDE। ठीक है, और ये जो कुछ पर्सन है ये कुछ है PQRS। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो P पर्सन है जो कि इनको ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब ये बाहर देखेगा ट्रेन से, कोई भी देख लो, ठीक है, लेकिन जब ये बाहर देखेगा तो इसको ये पेड़ है जो वो पीछे की डायरेक्शन में जाते हुए नजर आएंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो जो ऑब्जर्वर है वो अपने साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर लेगा। जैसे मान लो P है तो P क्या करेगा, अपने आप को रेस्ट पे मान के और अपने साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर देगा। मान लेते हैं इसके लिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसको इधर एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक, इसको अगर हम लोग इधर एक्सटेंड करेंगे इस एक्सिस को, तो एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव होता है, तो माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा माइनस वाई, और उधर लेके जाएंगे तो जैसे बोर्ड के अंदर लेके जाएंगे तो वो माइनस जेड हो जाएगा। तो ये सेट ऑफ एक्सिस है, ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, ये इस सी पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ध्यान से देखना अभी। तो जैसे अभी फिलहाल मान लेते हैं इसकी जो अच्छा ये सेट ऑफ एक्सिस है, इसने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच किया हुआ है तो उसमें क्लॉक भी होगी। तो मान लेते हैं कि अभी कुछ जो टाइम हुआ है, अभी टाइम हुआ है फॉर एग्जांपल 2 o'clock। ठीक है, 2 PM हुआ है। ठीक, तो 2 बजे इसने इस पेड़ को ऑब्जर्व किया और इसने नोटिस किया कि ये जो पेड़ है वो अभी यहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ से एक्स के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो एक्स के डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये इधर x1 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो अभी जो पेड़ है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। अभी y और z को छोड़ देते हैं। ठीक, अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो ट्रेन है ये क्योंकि v वेलोसिटी से डायरेक्शन में चल रही है तो ये आगे बढ़ जाएगी। अभी जैसे आगे बढ़ेगी तो ये जो पेड़ है, अच्छा ये ट्रेन आगे बढ़ेगी तो इसका एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं वापस से। जो ट्रेन है मान लो ये यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ गई है। ठीक है, या इसी में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ठीक है, इसी में कंटिन्यू करते हैं, ये ज़्यादा ईजी है। मान लेते हैं ये ट्रेन यहाँ से थोड़ा यहाँ आ गई है। ठीक, ये यहाँ आ गया और ये जो P पर्सन है वो यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ अभी भी इसका खुद का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जो ट्री है वो तो यही है ज़मीन पे। ठीक, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इसके फ्रेम में अगर ये माइनस एक्स एक्सिस है तो अभी जो ट्री पहले यहाँ x1 पे था, ठीक है, अब वो इधर की तरफ आ जाएगा ना। अब ये यहाँ से मेज़र करेगा इसको, यहाँ से मेज़र करेगा तो देखो ये जो ट्री है ये वाला वो यहाँ तक आ रहा है इसके एक्स एक्सिस पे। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ इधर की डायरेक्शन में ऐसे करके, अब सोच लो कि जैसे ये ट्रेन पूरी आगे चली गई है तो यहाँ खाली है, तो इस एक्सिस को अगर इधर लेके जाओगे तो यहाँ से अब ये इस डायरेक्शन में x2 डिस्टेंस पे है। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक, तो जब पहले इसने T1 पे ऑब्जर्व किया था 2 PM पे, तब इसका जो डिस्टेंस था वो यहाँ से x1 था। ठीक, इसने थोड़ी देर के बाद मान लो 2:02 मतलब 2 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया तो इसको पता लगा कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो -x2 हो गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में x2 है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप नोटिस करो, ये अपने आप को तो चलता हुआ मानेगा नहीं, क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो उसके रेस्पेक्ट में आप और वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है ये अपने आप को रेस्ट में मान लेगा, इसके लिए दुनिया चलेगी, ये नहीं चलेगा अब। ठीक, तो पहले इस पेड़ की जो डिस्टेंस थी या पोजीशन थी एक्स एक्सिस में वो x1 थी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अभी t इज़ इक्वल टू आफ्टर 2 मिनट्स अब इसकी जो पोजीशन है पेड़ की वो इस डायरेक्शन में है x2 डिस्टेंस पे। ठीक है, तो ये अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये जो पेड़ है वो इधर की तरफ खिसका होगा। ठीक, तो ये तो मैंने देखो बाहर से दिखाया कि ये ट्रेन आगे बढ़ गई है। अब ये क्या सोचेगा, देखो ये सोचेगा कि जैसे ये तो रेस्ट पे ही है, यहीं ये तो रेस्ट पे ही है P। ठीक है, ये पहले पेड़ यहाँ था, ठीक है C, और थोड़ी देर के बाद ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ।
ये पहले यहाँ से इसके खुद के एक्सेस पे x1 पे था और ये फिर यहाँ से x2 पे आ जाएगा, तो इसके लिए पेड़ इधर की डायरेक्शन में चला क्योंकि ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा। तो ऐसे ही अगर आप रैंडमली ट्रेन से बाहर देखोगे तो क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट में मानोगे क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो, तो बाहर की चीज़, अच्छा जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको चीज़ें चलती नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर ऑब्जर्व करोगे तो ये इस डायरेक्शन में, जैसे आप इधर जाओगे, ठीक है, तो आप इधर जाओगे तो ये जो ट्री है वो इधर की डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रही है। ठीक, तो कोई भी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, अगर ट्रेन इधर डायरेक्शन में जा रही है तो उसके लिए जो बाहर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को रेस्ट में मान लेगा और वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को इमेजिन करेगा कि वो बढ़ रही हैं टाइम के साथ साथ, और वो जिस डायरेक्शन में बढ़ेंगी उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का मोशन वो एज्यूम करेगा। ये जो डिस्टेंसेज हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रही हैं, इसलिए वो इसी डायरेक्शन में इनको चलते हुए इमेजिन भी करेगा, या हमारा माइंड उसको साइकोलॉजिकली उस तरीके से इमेजिन करेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, ये देखने वाले पे डिपेंड करेगा। कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्युटली रेस्ट में है ना एब्सोल्युटली मोशन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका बहुत गहरा मतलब है, ठीक है, इसको आप हायर फिजिक्स में भी पढ़ोगे तो इसको याद रखना है। और हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर ली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नथिंग जस्ट अ सेट ऑफ एक्सेस एंड अ क्लॉक अटैच्ड टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए एक ही चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है और वो मोशन में भी हो सकती है, डिपेंड्स कि वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है। अपने आप में रेस्ट और मोशन का कोई सेंस नहीं होता, वो हमेशा रिलेटिव टर्म्स होते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में आप लोग मेज़र करोगे, अपने आप में ऐसी चीज़ें नहीं होती। थैंक यू।